डीडब्ल्यूसी के सदस्य, दिल्ली से आए हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरदीप सप्पर जी, इंडिया अलायंस के हमारे सीपीएम के पूर्व विधायक हमारे साथी राकेश सिंघा जी, ओंकार जी, कंवर साहब, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, सभी सम्मान हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल के सीपीएस श्री मोहन लाल बरागटा जी, हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, इंटर के हरदीप बाबा जी, श्री राम कुमार जी, नाम ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, सीपीएस शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक हरीश जनाटा जी, हमारे अजय सोलंकी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष शिव कुमार सोलन से जी, अनंत परमार जी सिरमौर के अध्यक्ष, हमारे सीपीएफ संजय अवस्थी जी, हमारे अजय सोलंकी जी, मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, बाद में मैं आपसे मिल लूंगा। और इस संसदीय क्षेत्र के हमारे इंचार्ज जो पिछले कुछ दिनों से लगातार शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए मेरे छोटे भाई रोहित ठाकुर जी, हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से युवा और कसौली के विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, शिमला, सिरमौर, सोलन और कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे सभी पदाधिकारीगण, पंचायत के प्रधान, दूर दराज क्षेत्र से आए शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, आज हम एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो भविष्य में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनता की भावनाओं को खींच कर सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना चाहती है, ये लड़ाई उसके लिए है जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। 15 महीने पहले हिज के ऐतिहासिक मैदान से जब मैंने शपथ ली थी, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक षड्यंत्र के द्वारा, धनबल के द्वारा, एक आम आदमी जो 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर अपने राजनीतिक जीवन के छात्र जीवन से शुरू करके, एनएसयूआई से शुरू करके, युवा कांग्रेस के से शुरू करके प्रदेश पदाधिकारी बनकर, नगर निगम के छोटे पार्षद से शुरू करके 20 साल विधायक बनने के बाद आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, जिसके परिवार में ना तो पहले कोई राजनीति में था और ना ही राजनीति उनके परिवार में इस बारे में सोचा जाता था। 40 सदस्य थे, मैंने और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद
15 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ। 3 चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। जब मैं और मुख्यमंत्री अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा प्रदेश का खजाना खाली है और जिस प्रकार से संस्थान खोल दिए, अगर इस प्रकार संस्थान खुल गए तो हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। ये पहली बैठक अधिकारियों के साथ थी हमारी। 1 महीना तक मैं दिन रात काम करता रहा। रात के 2-2 बजे तक सचिवालय में रहा कि किस तरह हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरह हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है। इस दिशा से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे कार्यों से कुछ अधिकारियों को भी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो पिछले सरकार में भी अधिकारी थे। हमने उनकी परवाह नहीं की और मैंने धीरे धीरे भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ था। अधिकारी आए कि हमारा राजस्व बढ़ने लगा है और राजस्व बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझ गया मुझे थोड़े और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे थे कि पहली गारंटी में कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, सरकार का खजाना खाली है, कहां से देंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि आप 5 साल सोए रहे और जनता का पैसा लुटाते रहे। मैंने उस जनता के पैसे लुटने वालों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देके नवाजा, ओल्ड पेंशन स्कीम देके नवाजा। कुछ लोग कह रहे थे, अधिकारी कह रहे थे, आप क्यों इसको पहली कैबिनेट में दे रहे हैं? आपका चुनाव तो 2027 में होना है। हमने कहा हम चुनाव के मद्देनजर के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। 40 साल बाद अगर हम सत्ता में आए हैं तो मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि बुढ़ापे में अगर उसका कोई सहारा है तो ओल्ड पेंशन ही है। ओल्ड पेंशन देने के बाद अभी 4 महीने ही बीते थे हमारी सरकार के। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, कई घर बह गए, कई सड़कें टूट गई, कई जगह बिजली की खंभे उखड़ गए, हर जगह तबाही का मंजर था। पूरे प्रदेश से मुझे फोन आ रहे थे कि मेरा घर बह गया, मैं कहां रहूंगा, मैं कहां रहूंगी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश मैंने अपने जीवन काल में भी नहीं देखी हुई और आपने भी इतनी अत्यधिक बारिश अपने जीवन काल में नहीं देखी। 75,000 टूरिस्ट कुल्लू जिला में फंस गए। कुल्लू पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से अलग थलग पड़ गया। 15,000 गाड़ियां फंस गई। पूरे देश से मुझे फोन आने लगे, एम्बेसडर से फोन आने लगे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा कीजिए। हम पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के सड़क पर खड़े हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और जो 75,000 पर्यटक थे उन्हें सही सुरक्षित घर पहुंचाया और उनकी 15,000 गाड़ियों को भी सही सुरक्षित घर पहुंचाया। 48 घंटे में कुल्लू जैसा बड़े पहाड़
पीने के पानी की योजनाओं को टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया, सड़कों को जोड़ दिया। अभी ये पहली आपदा से हम निपट ही रहे थे कि 14 अगस्त को मैं कुल्लू जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे पता लगा शिमला के शिवबोड़ी में एक बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ है, 22 लोग उसमें दब गए। पूरे प्रदेश से मुझे खबरें आ रही, मेरे साथ कर्नल दहीराम शामिल जी आए कि सोलन में भी एक परिवार के 7 लोग दब गए। एक ही दिन में आपदा से ऐसा पहले कभी जीवन में नहीं हुआ, 51 लोगों की मौत हुई। इस आपदा में 551 लोग हमको छोड़कर चले गए। हर जगह तबाही का मंजर था। भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार बयान देकर ये सवाल कर रहे थे, आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। हमने बार बार कहा कि हमें भी स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। पूरे जिलों में मैं घूमा, कांगड़ा क्या, शिमला क्या, मंडी क्या, कुल्लू क्या, सोलन क्या, बिलासपुर क्या, सब जगह मैं खुद गया। सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। ऐसी भयंकर आपदा हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी मुसीबत की घड़ी में भी हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़ी थी। वो राजनीति करते रहे। विधानसभा सत्र हुआ, प्रस्ताव लाए, 3 दिन तक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इस प्रस्ताव के समर्थन में हमें सहयोग कीजिए। वो चुपचाप बैठे रहे और प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। मैंने फिर उनसे बार बार प्रेस के माध्यम से अनुरोध किया, आप इस मुसीबत में हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होइए, हम आपको श्रेय देंगे, आप हमारे साथ चलिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के वित्त मंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला। मैं प्रार्थना करता रहा कि गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर आप हमें हमारी मदद कीजिए। हमारी एक ना सुनी। इस क्षेत्र के संसद सदस्य सुरेश कश्यप जी से यह पूछा जाना चाहिए, प्रदेश के लोग आपदा से पीड़ित थे। सुरेश कश्यप जी एक भी सवाल सांसद में शिमला संसदीय क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उसके बारे में नहीं पूछा। सवाल तो दूर की बात, अरे आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री है, एक साधारण सा कागज लेकर उनसे सिर्फ अनुरोध करके फोटो ही खिंचवा देते, वही सोशल मीडिया में डाल देते कि कम से कम हिमाचल के लोगों की मदद कीजिए। वो नहीं खड़े हुए। ऐसा सांसद चुनकर आपने भेजा जिसने आज तक सांसद सुरेश कश्यप ने सांसद की कार्रवाई में भी भाग नहीं लिया और एक भी सवाल नहीं पूछा। ऐसा सांसद चुनकर क्या आप दोबारा भेजोगे? हाथ खड़े करके बताइए। सवाल ये नहीं है। हम 15 महीने से काम कर रहे हैं। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। सोलन में सड़कें टूट गई, शिमला में सड़कें टूट गई, सिरमौर में कई घर बर्बाद हो गए। इन घरों को बसाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार का था। दिन रात मेहनत की। मैं जानता हूं, हम 90% गांव में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से एक घर हमारा पक्का बनता है। अगर आपदा में वो घर पानी बहाकर ले जाए, रात को उस घर में आप खाना खा रहे हैं और पता लगे एकदम तेज बारिश से इतना तेज पानी आया, आप अपनी जान बचाकर भागोगे। उस घर में जो भी साजो सामान था वो सब रह गया, पीने के पानी का गिलास तक भी नहीं बचा। ऐसे 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे। मैं गुहार करता रहा, मैं अनुरोध करता रहा, लेकिन उनके मन में हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दया नहीं है। मैं कुमारसैन गया, छपाल गया, रोहडू गया, जुब्बल गया, श्योक गया, सब जगह गया।
सिरमौर गया, कसौली गया, परमाणु गया, दूर गया, नारायणगढ़ गया। कौन सा ऐसा क्षेत्र था मैं नहीं गया? हिमाचल का कौन सा ऐसा कोना नहीं था जब बाढ़ से प्रभावित लोग सड़कों पर रह रहे थे, टेंटों पर रह रहे थे? मैं सबसे मिला। अक्टूबर शुरू होने वाला था, उससे पहले शिमला जिला में सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका, हमारे किसान और बागबानों का सेब पक चुका था। 15 दिन भी लेट हो जाते 4 करोड़ की अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को होता। रोहित ठाकुर जी से मेरी चर्चा हुई, हमने अपने खजाने पूरे खोल दिए। जिसने जो मांगा सड़कें खुलवाने के लिए हमने दिल खोल कर दिया, और दिल खोलने के बाद एक भी बागवान का एक भी सेब इसलिए बगीचे में नहीं सड़ पाया क्योंकि हमने सारी छोटी छोटी सड़कों को, पंचायत की सड़कों को भी खोल दिया और सारा सेब मंडियों में पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कहीं कहीं सेब दागदार हो गया होगा, उस सेब को भी 50 पैसे समर्थन मूल्य के रूप में बढ़ते थे। मैंने तुरंत प्रभाव से हमारी रोहित जी, मोहन ब्राका जी, नंदलाल जी सबकी बैठक बुलाई और हमने उस समर्थन मूल्य को 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 10.5 से 12 रुपए किया। किसान को नुकसान ना हो, वजन के हिसाब से सेब खरीदा गया और इस वर्ष हम यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब खरीदेंगे। MIS का पैसा आपका 5-5 साल तक पड़ा रहता था। हमने इस बजट में तुरंत प्रभाव से जितना भी MIS का पैसा है 60 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से रिलीज करने की घोषणा की। 15 महीने में हमारी सरकार आगे बढ़ रही थी। आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे बचाया जाए? अक्टूबर शुरू हो चुका, बच्चे टेंट में रह रहे थे, टेंट में। हमने हिंदुस्तान में पहला ऐसा नियम बनाया कि जो टेंटों में रहने वाले आपदा प्रभावित परिवार है, वो अगर उनको गांव में किराए पर मकान मिलता है 5,000 रुपया सरकार अपनी तरफ से देगी, खाना पीना और रसोई का गैस मुफ्त में देगी। यही मात्र काफी नहीं था। उन्होंने मुझसे मांग नहीं की। ये संवेदनशीलता है इस सरकार की, ये संवेदनशीलता है इस सरकार की। कहीं भी जाता था परिवार के लोग अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर रोते थे, कहते थे बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया, अब इस घर को कैसे बसाएंगे? मैंने तो अपने सिर पर ईंटें ढोई है, सड़क बहुत नीचे है, अब हमारे पास रहने को कुछ नहीं है। मैंने अधिकारियों की बैठक कहा सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। मैंने कहा मैं आम परिवार से आता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं, 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए से ये घर नहीं बनने वाला। 1.5 लाख से ये घर नहीं बनने वाला। और मैंने कानून पढ़ा, रिलीफ मैनुअल पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास की योजना के द्वारा भी 1.5 लाख ही मिला जाता है। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, 1.5 लाख से लेकर उन्हें 7 लाख रुपया दिया और तकरीबन 4,000 परिवारों को ऐसी लाभ पहुंचाई। 62 करोड़ रुपया शिमला जिला में दिया। 3,000 घरों को जो आंशिक रूप से नुकसान हुआ था उनको 4,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दिया। ये संवेदनशीलता है हिमाचल प्रदेश की सरकार की। ये 15 महीने की सरकार काम कर रही है आपके। कोई मांगने नहीं आया था हमसे कि हमें 7 लाख दीजिए। वो तो बेचारे दुबक के बैठे थे कि जो मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं, 1.5 लाख से ही गुजारा कर लेते हैं। मैंने उनका दर्द देखा। कच्चा मकान किसी का बह गया, उसको भी 7 लाख दिया। क्षतिग्रस्त थोड़ा सा हो गया, उसको भी हमने 1 लाख रुपए दिया। किसी की दुकान चलेगी, उसको हमने 1 लाख रुपए दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने 15 महीने जिस सरकार को चुनकर भेजा, उस सरकार ने आपका दर्द जाना। आपदा में हम आपके साथ खड़े हुए। वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की। नीति आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनके उपाध्यक्ष ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार जी ने हमारी प्रशंसा की।
पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपदा के समय आप हिमाचल के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। आपदा में हम खड़े हुए, सरकारी कर्मचारियों के साथ हम खड़े हुए, अनाथ बच्चों के साथ हम खड़े हुए, विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा देने के लिए हम खड़े हुए। ये 15 महीने में हमारी सरकार ने आपके लिए कार्य किए। वो प्रदेश जो आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा था, हमने अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, उसमें 20% का सुधार किया और एक साल में आप भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे से आपका पैसा जा रहा था, हमने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया जो हिमाचल प्रदेश की जनता में हमने बांटा। दुख इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है, दूसरा बजट बन रहा था, दूसरे बजट में मैंने अधिकारियों से पूछा, आप बताइए कि हमारे पास जो हमने चोर दरवाजे बंद के कितना पैसा बचा है। एक चोर दरवाजे का मैं उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि आपको भी काफी देर होगी है, काफी दूर जाना है। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, वो सिर्फ क्या करते थे, टेंडर नहीं होता था, रिन्यू कर देते थे 10% पर। 4 साल से हर साल 160 करोड़ रुपया आता था। मैंने बैठक की, मेरे पास भी आए कि हम 160 नहीं, हम 200 करोड़ रुपया दे देते हैं, आप इसको जैसे पिछली सरकार की प्रथा चली है उस सरकार की प्रथा के अनुसार इसको भी आगे बढ़ाइए। 4 साल से चलती आ रही है। मैंने कहा मुझे दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल काली लग रही है और मैंने टेंडर करवाया 2023-24 तक। एक ही साल में जो 160 करोड़ रुपया मिलना था, 600 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार के अकाउंट में। अधिकारी लोग से कह रहे थे कई और तरीके अपनाए, 2200 करोड़ कई और तरीके अपनाए। और शराब की बोतल पर हमने कहा कि जो शराब पीने वाला है ना, हमने सोचा वो फिर देखता नहीं है, हमने बोला 10 रुपए पर बोतल मिल्क सेस भी लगाया। उससे भी हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 116 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। सोच है हमारी, हम गांव के परिवेश से आते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी पर देश मजबूत नहीं होगा। अब धीरे धीरे हम दूसरा बजट बनाने लगे। दिसंबर आ गया, अधिकारियों ने मुझे कहा दूसरे बजट में हम गांव से जुड़ी योजनाएं को लेकर आए, गांव के लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचे इस प्रकार की योजनाओं को लेकर आए। और हमने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की 1,15,000 विधवा महिलाएं एकल नारी की सुरक्षा की बात कही। हमने कहा जितनी भी विधवा बहनें हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हैं, हिमाचल से बाहर भी बनना चाहते हैं, 27 साल तक चाहे उसकी फीस 1 लाख रुपया एडमिशन फीस हो, 50,000 रुपया हॉस्टल फीस हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और हम उनके लिए ये योजना लेकर आए। मनरेगा में कई मजदूर लगते हैं। जब मनरेगा चलती थी तो मोदी जी कहते थे मनरेगा का बंद कीजिए। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी की सोच थी कि गांव के लोगों के पास पैसा पहुंचना चाहिए। मनरेगा शुरू की गई, 100 दिन का रोजगार गांव में मिलने लगा। मैंने देखा गांव में कई महिलाएं काम करती है, पुरुष काम करते हैं। 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हमने मनरेगा की दिहाड़ी में की। 1 अप्रैल 2024 से 300 रुपए की मनरेगा की दिहाड़ी हमारी बहनों और भाइयों को गांव में मिलने लगी। यही नहीं, हमने पूछा और कितना पैसा बचा है, कहा अभी पैसा 1200 करोड़ के करीब बचा है। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग गांव में रहते हैं, उनको कोई दर्द हो जाए, कहीं भी रहते हैं तो थोड़े दिन दर्द सहन करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। मैंने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब के लिए
मुफ्त में इलाज की योजना लाई, जो पैसा हमारा बचा हुआ था उससे ये योजना लाई। अब जो बेचारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं 70 साल के ऊपर के होंगे, सब तो बेचारे विधायक नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपकी बीमारी का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इंडिया लाइफ के यहाँ कई लोग लीडर होते हैं और जीवन सेवा में लगा देते हैं, लेकिन कई बार वो विधायक नहीं बन पाते, लेकिन वो लीडर कहलाते हैं। सेवा भाव भी होता है। यही नहीं, फिर गांव के किसान के हाथ में कैसे पैसा पहुंचा जाए। मिल्क फेडरेशन 32 रुपए किलो दूध खरीदता था। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने दूध पर एमएसपी दिया। 32 रुपए से हमने गाय का दूध का मूल्य 45 रुपए किया, भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किया। अब जब गाय भैंस अपने गांव में रखी होती है तो गोबर भी होगा। हमने कहा गोबर आधारित खेती जो भी किसान खरीदेगा, 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा, 30 रुपए किलो मक्की खरीदी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य बना। अभी तो ये शुरुआत है 15 महीने। इसके साथ इस बजट का सब चीजें चल रही थी। बजट रखा गया 17 फरवरी 2024 को। सबने बजट में प्रशंसा की। 9 जो बिकाऊ विधायक हैं जो राजनीतिक मंडी में बिके, मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे, कहते हैं ऐसी योजनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी। सबने आकर विधानसभा में मेरी बजट भाषण पर प्रशंसा की। कह रहे कि 70 साल के आगे बुजुर्गों का हमारे से भी बहुत अच्छी योजना लाई है। बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कहते 4% डीए भी आपने सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। कहा एक और अच्छी बात की। मैंने बोला वो क्या? सुन रहा था मैं भाषण। सब मंत्रिमंडल के सदस्य जी थे। अनूप सिंह मेरे से पास उठ के आए कि बजट बहुत भाषण है, तो दूसरे से एक बिकाऊ विधायक हुआ क्या बोला, बहुत अच्छी लाई। पुलिस कर्मियों को डाइट मनी 210 रुपए मिल रहे थे, 1000 रुपया बढ़ा दिया। बजट में इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, मैं भी बड़ा खुश हो गया। कोई नहीं है, राज्यसभा का चुनाव आ, कांग्रेस पार्टी ने एक लीडिंग एडवोकेट मनोज सिंघवी जी को खड़ा किया। यही है जो सिसल होटल नजर आ रहा है ना जी, यहाँ हमारा सबका डिनर हुआ। टेबल भी बड़े सुंदर और फूल भी बड़े अच्छे। ऐसा कोई विधायक जी जो उसमें प्रशंसा ना कर रहा, कह भी रहा सिंघवी साहब कोई चिंता नहीं। बड़े अब जो लर्नड आदमी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वो विश्वास करते हैं। अब राजनीति में विश्वास उन्होंने किया, कहा जी ये भी लाओ वो भी लाओ, कहते ठीक है जी ला। मैंने बोला इस सबके कैसे हम देंगे। खड़े होकर बड़े स्टाइल से फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ये वो, आप देखना उनकी फेसबुक पर। अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी आए 2-4 उसमें। मैंने बोला पहले तुम भी वोट डालने जाओ। डाउट तो मुझे रात को हो गया था। रात को गाड़ियां जब चल रही थी तो मुझे सीआईडी की रिपोर्ट आई, वीडियो आए उनके कि बिली पार्क से निकले हैं, कोई शॉल डालकर कोई चप्पल डालकर। सुबह पता लगा, सवेरे 10 बजे मुझे पता लग गया कि 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मैं समझ गया क्रॉस वोटिंग कर दी। कोई बात नहीं, मेरे से नाराजगी है ना आपकी, आप मुझसे बात करो। मैंने रोहित हर्षवर्धन अनिरुद्ध जी की ड्यूटी लगाई कि इनसे बात करूं। सब बेचारों ने बात भी की उनसे, और उनको हाँ, उनके आंखों के सामने तो अटैची नोटों के भरे नजर आ रहे थे। और जब अटैची भरे आ रहे थे, मैंने बोला फिर वो गए क्यों हुआ? कहते हरियाणा सरकार का हॉलीडे इन है, वहां चले गए। एक बंदे ने मुझे उन्हीं के साथ, जो था पीएसओ पहले, उन्हीं के साथ कि जी अभी दूसरी किस्त लेनी है, पूरे लेने की है। जब दूसरी किस्त लेने आ गए तो आ गए अगले दिन। हम बैठे हुए विधानसभा में, हमने इकट्ठे डिनर किया। मैं बराबर जी नंदलाल जी गाड़ी से उठ के आया और अंदर बैठे, इतने में पता लगा एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, एक और हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, अनाडेल उतर के।
और इनके चालक महाराज राजीव बिंदल जी गाड़ी में बैठे हुए, बंदूक के बाहर निकाली हुई सीआरपीएफ के, और विधानसभा का गेट ही तोड़ मारे। अब विधानसभा का गेट ने क्या किया भैया, गलती भी तुमने की। फिर ऊपर आए, मैं बजट के रिप्लाई की तैयारी कर रहा था। जब वो विधानसभा के कार्यालय में आए, हमारे लोगों ने उनसे बात की, कोई बात नहीं आप आ जाओ, हम हार गए हैं। उन्होंने कहा कि हम बजट में आप हमारा साथ दो, आप हमारे साथ खड़े हो। मैं बजट की तैयारी कर रहा था, जयराम जी अंदर हल्ला कर रहे थे, बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे थे। दोपहर का भोजन काल के लिए विधानसभा भंग हुई। मैंने स्पीकर महोदय को कहा कि हमने बजट प्रस्तुत करना है, पास करना है। उतने में पता लगा कि इन्होंने खबर खिला दी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। सारे हिमाचल से मुझे फोन आने लगे। मैं टीवी के माध्यम पर आया, टीवी के सामने आया। मैंने कहा मैं एक योद्धा हूं, संघर्ष की राजनीति से निकला हूं, आम आदमी का दर्द जानता हूं, गरीब की पीड़ा जानता हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और मैंने ये बात कही, और मैंने एक बात कही, मैंने ये बात कही और हमने बजट पास किया। बजट पास करने के बाद मैंने अनिरुद्ध को बोला, रोहित जी को बोला, हर्षवर्धन जी को बोला कि इनसे बात करो और कोई बात बनती है तो इनसे बात की जाए। कहते बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मैंने बोला बात क्या है? कहते वो जो अटैची है ना वो बाहरी है। तो हम कुछ कहते टैक्सी का इंतजाम, मैंने बोला हम तो टैक्सी वाले नहीं, हम तो जनवल वाले हैं। ये बात हुई। जयराम ठाकुर जी चले गए गवर्नर के पास 29 तारीख को 7 बजे। अभी आ रहा हूं उस पर भी। 7 बजे चले गए गवर्नर हाउस से। मुझे पता लग गया कि वो रात को कोर्ट लाने के लिए कपड़ा लिया फटाफट रेमंड का, और उन्होंने कोर्ट लाने चले गए कि ओथ होने की है। उनको क्या पता था कि हमारे जो स्पीकर महोदय है कानून के ज्ञाता है। उन्होंने कानून पढ़ा, बजट में भाग न लेने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर फोन करने लगे कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए, किसी से बात डिस्क्वालीफाई हो गए। यहां नहीं आए, वो वही है, बंदूकों के साए के नीचे वो बैठे रहे। क्यों? फिर 1 महीना तक ललित होटल से हरिद्वार गए, वहां गंगा में नहाए, पाप धोना चाहते थे। फिर ऋषिकेश चले गए योगा करने के लिए, फिर ललित होटल गए। परिवार वाले मेरे से संपर्क कर रहे, मैं उनसे संपर्क कर रहा हूं कि भाई आप आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। वो राजनीतिक मंडी में बिके हैं। जो लोग राजनीतिक मंडी में बिकते हैं, जो जनता की वोट पर चुनकर विधायक बनते हैं, और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी को माफ करेंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए। मैं ये चाहता हूं, ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल नहीं है। ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल नहीं है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी में जो आपके आशीर्वाद से बैठे 3.5 साल और चलेगी, लेकिन ये सवाल क्या है? ये भविष्य की राजनीति को दिशा और दशा तय करने का सवाल है। कल को तो कोई भी पार्टी ताकतवर होकर जो विधायक आपके वोट से चुनकर आएगा उसको खरीद लेगी। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन सकता है जो इस लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को मजबूती एक तारीख को प्रदान कर सकता है। मैं सिर्फ इसलिए प्रार्थना करने आया हूं। 15 महीने की सरकार ने आपके हित के फैसले किए, आप लोगों के फैसले किए, लेकिन 15 महीने की सरकार को
जयराम ठाकुर जी ने पैसे के दम पर जिस प्रकार छीनने की कोशिश की है, उसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। मैं ये नहीं कहता, अगर इतना पैसा इन्होंने जब छोटे छोटे बच्चे गुल्लक के माध्यम से आपदा राहत में दे रहे थे, जितना 15 करोड़ से ज्यादा अगर आपने आपदा राहत में दिया होता, आपदा राहत में राशि लाई होती तो जनता आपको मानती, तो जनता भी आपकी इज्जत करती। आज वक्त आ चुका है, हमारे पास धन बल नहीं है, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही है, अभी आजकल सीपीएम की तरह है हम भी। ये बेचारे लाल सलाम करते करते उमड़ के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपका बल है। मैं हिमाचल की जनता से, आज मैं हिमाचल की जनता से, शिमला की राजधानी से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। 75 साल से हमारे एक वोट मिला है, उस वोट को कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा आप लोगों को दिया गया। आजादी से पहले 600 साल हम गुलाम रहे, हमारे पास कोई वोट का अधिकार नहीं था। ये वोट ही आपकी ताकत है जो हमको आपके सामने लाती है। इस वोट के दम से भी हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर हम गलती करें हमें सजा दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को खराब करने का कार्य किया है। इस कार्य में को खराब करके जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और आपके वोट को छीनने की कोशिश की है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो ये मत देखिए कि हम कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों को वोट डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि जो लोग लोकतंत्र को छीनने की कोशिश करते हैं उनको सबक सिखाने जा रहे हैं। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? 1 जून को जब वोट डालने जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राज्यसभा की सीट चुराई है, लोकतंत्र तब मजबूत होगा, बिकने वाले तब हारेंगे जब चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा। ये लड़ाई सत्ता की कुर्सी की नहीं है। हमारी कुर्सी अभी 3.5 साल हमारी कुर्सी है। जयराम जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार 14 महीने की फिल्म है, हमारी सरकार अभी 3.5 साल और अधिक फिल्म है। और ये इस कांग्रेस की सरकार का 2027 में दूसरा पार्ट भी आएगा। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये कहा है, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये लोकतंत्र है, यह जनता ही भगवान है। इस सरकार को जनता ने ही बचाया, भगवान ने ही बचाया। आज जिन्होंने भी इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, कई तथ्य सामने आ रहे हैं। ये लड़ाई भू माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ, नशाखोरिया माफिया के खिलाफ भी है। जो इंक्वायरी में सामने तथ्य आ रहे हैं, अभी तो कई जगह जाके बोलूंगा। धीरे धीरे इन भ्रष्टाचारी लोगों की एक एक परत उतारूंगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये भी कह देना चाहता हूं, मैं ये भी कहना देना चाहता हूं, रात को सभी जो बिके हुए विधायक हैं, नींद नहीं आ रही होगी, पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है, आ रही है।
कुछ तो सीआरपीएफ वाले आज भी खड़े हैं, वो पैसे की चौकीदारी के लिए खड़े हैं। हिमाचल पुलिस पर विश्वास नहीं है उनको। मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारे पास सारे तथ्य अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ तथ्य मैं अभी खोलना नहीं चाहता। एक अनुरोध करना चाहता हूं, आपदा में हम लोग आपके साथ खड़े रहे। 22,000 परिवारों को हमने बचाया, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के साथ हम खड़े रहे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से हमने नवाजा। बुजुर्गों की पेंशन का एरिया जो मेडिकल बिल है सारा हम अभी रिलीज करके आए हैं, उनको हमने नवाजा। अनाथ बच्चों को हमने हर महीने उनकी पढ़ाई का खर्चा और सब कुछ हम दे रहे हैं, हम उनकी ख्याल रख रहे हैं। विधवा बहनों की पढ़ाई का बच्चों की खर्चा इस बजट की योजना के द्वारा हम दे रहे हैं। दिव्यांग और नशाखारी के लिए पहला स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। ये सब काम हमने 15 महीने में किए हैं। सुरेश कश्यप यहां से गया, कुछ नहीं करके गया। हमने उसके बाद बजट पास होने के बाद 800 करोड़ रुपया जो बचा था, इस मंच के माध्यम से जयराम ठाकुर जी बार बार कहते थे 1500 कब देंगे। राजीव बिंदल जी चीख चीख कर कहते थे 1500 कब देंगे। लाहौल स्पीति में तो हमने 1 मई 2023 से देना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से हमने 1500 रुपया, जो बहन हमारी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, वो बुढ़ापे के 90 साल तक भी जाएगी, उसके शरीर में अंतिम सांस बची होगी, हमारी सरकार हर साल उसको 18,000 रुपया देगी। ये हमारा वादा है। अब जयराम ठाकुर जी चले गए, अपने विधायक दल को लेकर चले गए चुनाव लोग, कहा कि बहनों को 1500 क्यों दे रहे, हमने देना है, आपने तो पैसा बहाया है, हमने 800 करोड़ रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो लोग चुनाव योग पर जो दबाव डाल रहे हैं, हमारा इस ऑन गोइंग स्कीम को चालू नहीं होने दे रहे हैं, जून के पहले हफ्ते में उनको अप्रैल और मई दोनों की किस्त 3,000 रुपये उनके अकाउंट में जाएगी। आप फार्म भरिए। मैं हिमाचल प्रदेश की सभी माताओं से, मैं हिमाचल प्रदेश की सभी माताओं से और अपनी प्यारी बेटियों से जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, उनसे कहने जा रहा हूं, आप आज से फॉर्म भरना शुरू कीजिए, और जितने फॉर्म भरोगे, एक परिवार में 2 भी होगी, हम आपको जून में 3,000 रुपया देंगे। ये मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ से की गई घोषणा है। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, जयराम ठाकुर जी, आप अपना कोड जो दर्जी के पास देके गए हैं, वो सिला सिलाया ही रह जाएगा। अंत में एक ऐसा प्रत्याशी, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस सभागार में सब लोग बैठे, हमारे 6 प्रत्याशी की तुलना कर ले लीजिए, स्वच्छ छवि की है। कई प्रत्याशियों के अकाउंट में तो 22,000 रुपया है, कईयों के 50,000 रुपया, एफडी भी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 6 के 6 प्रत्याशी हमने ईमानदार छवि और स्वच्छ छवि, और 4 प्रत्याशी स्वच्छ छवि के लिए। सुल्तानपुरी और जो 4 जून को सरकार बनाने की बात करते हैं, हम लोगों को देखिए, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम सत्ता सुख के लिए आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। एक सुल्तानपुरी विधायक जिनकी ईमानदार छवि है, स्वच्छ छवि है, पहला चुनाव बेचारे कसौली से 24 वोटों से हार गए, दूसरा जीता, आज आपके सामने लोकसभा के संसद के रूप में है। एक वो सरकार, उसका प्रत्याशी जो विधानसभा में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ा हुआ, उनके दुख सुख में शामिल हुआ। एक वो सांसद दोबारा से आपके बीच में आ रहा है, जो अपने गृह मंत्री और मिनिस्टरों से मिलने की हिम्मत ही नहीं कर सका। तो क्या ऐसे प्रत्याशी को आप वोट देंगे? तो सुल्तानपुरी के लिए जोर से तालियां करिए।
हूं, हमारा ये प्रयास है 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य होगा। साथ में ये अंत में इंडिया अलायंस का हम एक नारा लगाते, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, जोर से नहीं मार रहे, हाथ खड़ा करके करना, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद।